अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर कि मुज़ाकरात के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना रुक सकी। हमारी इतलात के मुताबिक अभी भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, जो उसके बारे में पब्लिक इसलिए नहीं किया गया कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ, इस इलाके में, इस रीजन में अमन आए। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा में 3 जगह पर ऐसे वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, जिसमें एक ज़िला कोहाट में नुसरत खेल एक जगह है, वहाँ एक मस्जिद में धमाका हुआ, इमाम मस्जिद के घर पर फायरिंग हुई, ग्रेनेड से हमला भी हुआ और पुलिस के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बनू में मीरा शाह रोड पर सिक्योरिटी एहलकारों के काफिले पर हमला हुआ और फायरिंग के नतीजे में एक जवान शहीद और 2 जख्मी हुए। इसी तरह डेरा इस्माइल खान में एक और काफिले पर हमले के नतीजे में 2 जवान शहीद और 1 मेजर जख्मी हुए। और ये सिक्योरिटी की जो तशवीशनाक सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर, इस दौरान वहाँ से ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद गवर्नर साहब को तब्दील किया जा रहा है। फैसल करीम कुंडी गवर्नर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, वो इन खबरों की तरदीद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी टीवी चैनल्स बार बार ये टिकर चला रहे हैं। और उनके मुताबिक आफ्ताब शेरपाव, अमीर हैदर होती और परवेज़ खटक के नाम ज़ेर गर्दिश है। साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान के नाम भी आ रहे हैं। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, पता नहीं कौन बनेगा नहीं बनेगा, या चेंज होगा भी नहीं होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल दहशतगर्दी हो रही है और अवाम और आर्म फोर्सेस के जवान अपनी जानें दे रहे हैं और तालिबान अभी तक इससे बाज नहीं आए। इसके बावजूद के कतर में एक मुआहिदा हुआ था। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी, इमरान खान की सियासत किस रास्ते पर मुसलसल एक हम देख रहे हैं कि अग्रेसिव पॉलिटिक्स हो रही है। और उनकी बहन नौरीन खान इंडियन चैनल्स पे जाके जब उन्होंने बात की है इस अंदरूनी मामलात पे, उस पे सख्त तनकीद का निशाना है। मंगल को एक धरने का प्रोग्राम है अडयाला जेल के बाहर, जिसकी कॉल दी है पंजाब की सदर आलिया हमजा ने, पीटीआई की सदर ने। और वो क्या इससे खान साहब को रिहाई दिलवाई जा सकेगी या कुछ और करना पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा साहब ने और हमारे सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने। और हमारा आज का हॉट इशू होगा मईशत, महंगाई और गवर्नेंस। मई की जंग के बाद पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में बढ़ी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमें बहुत कामयाबियां मिल रही हैं। डिफेंस सेक्टर में भी पाकिस्तान की जो जहाज़ ख़ास तौर पे पाकिस्तान JF-17 जो बना रहा है, उसके लिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया से मज़ीद ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये हमारी इज़्ज़त बढ़ी है, लेकिन हमारी मईशत ठीक नहीं हो रही, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा है और गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही। इस पर बात करेंगे। मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ होंगे, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी के और साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा दुनिया भर में A320 तैयारे ज़मीन पर और पाकिस्तान में इनके साथ क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन है A320 तैयारों के बारे में, उस पर हम आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। साहब खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। और मोहम्मद मालिक साहब आपको भी खुश आमदीद। मालिक साहब ये बताइएगा, आपसे शुरू कर लेते हैं क्योंकि आप ज़रा थोड़ा दूर बैठे हैं और दूर बैठे मेहमान को ये ना एहसास हो कि उनकी शायद मुसावी सलूक नहीं हो रहा, जैसा कि हमारे प्यारे दोस्त रऊफ़ क्लासरा साहब को होता है। ये फरमाइएगा कि जो खान साहब की सियासत है इस वक्त और जिस तरह की जारहाना सियासत है पीटीआई की, आप समझते हैं कि उनको कोई कामयाबी मिलेगी इस तरीके की सियासत करने से? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि अभी सियासत हो नहीं रही। देखें, जारहाना सियासत अगर आप सड़क के ऊपर या ऑन ग्राउंड भी जारहाना सियासत हो, सोशल मीडिया पे बहुत जारहाना सियासत है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत जारहाना है, लेकिन हम पिछले 2 साल में देखें हुआ क्या है। अभी तक सही या गलत जो पंजाब में हो गया पीटीआई के साथ, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर तोड़ के रख दिया है, वर्कर्स को कमर तोड़ दिया, इतना रगड़ा पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। अभी भी बहुत से लोग अंदर हैं, मुकदमात भुगत रहे हैं। खान साहब तो अंदर हैं, लेकिन आम आदमी की कैपेसिटी नहीं है रगड़ा खाने की उतने। अब जब आप बार बार धमकियां देते हैं, आपको याद है जब गंडापुर साहब थे, उनके बयानात कुछ और होते थे, ये हो जाएगा, गोलियां चलेंगी, छाती पे खाएंगे, ये मारेंगे, वो मारेंगे, फिर वही बयानात फिर पिछले 2-3 दिन से बड़े तेज हुए हैं। गवर्नमेंट इस वक्त बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी हुई है। आपके पास ऑपोजिशन के बाद 2 ही चीजें होती हैं ना, या आप पार्लियामान के अंदर कोई आपकी फोर्स हो या सड़क के ऊपर आप डिस्टर्बेंस कर सकें। सड़क पे आप इस वक्त नहीं है।
इंटरनेशनल कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, लॉटरी निकली हुई है गवर्नमेंट की। फिर गवर्नमेंट के लिए जो पॉलिटिकल पार्ट है रूलिंग डिस्पेंसेशन का, उनको सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि इमरान साहब क्या सीधा सिंपली कॉन्फ्लिक्ट है इंस्टीट्यूशन के साथ, फौज के साथ। वो रोजाना आर्मी चीफ के खिलाफ कोई ना कोई बात करते हैं, बिल्कुल जाती बन गए हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर से ये बोझ भी हट गया, वो कहते हैं ठीक है जी, ये उनसे निपटेंगे, वो इनसे निपटेंगे, तो उन पर कोई बातचीत का प्रेशर भी नहीं है। अब जुडिशरी के अंदर जो रिफॉर्म्स हो गई हैं निज़ाम के अंदर, इसके बाद जुडिशरी की भी कोई फिक्र नहीं रही गवर्नमेंट। अब इमरान खान साहब को सोचना होगा कि किस क्लैरिटी से आगे जाना है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं क्विकली एक बात कर दूं, जब पार्लियामेंट्री कमेटी से रिजाइन किया तो सबका ख्याल था कि शायद नेशनल असेंबली और असेंबली से ही बाहर आएंगे। आपने पार्लियामेंट्री कमेटी से रिजाइन किया लेकिन आप असेंबली में बैठे रहे। फिर आपने बाय पोल्स का आपने किया बॉयकॉट, लेकिन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में फिर भी इलेक्शन लड़ा। अब ये 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड्स, ये चीजें एक फ्रस्ट्रेशन सी जाहिर होती हैं। और जो लोग जाके इमरान खान को मिलते हैं, एक छोटी सी बात मैं आपसे, आपने जो बात की उसी में से एक सवाल पूछना चाहता। आपने कहा कोई फिक्र नहीं रही हुकूमत को या निज़ाम को, तो ये भी तो एक फिक्र की बात है ना कि कोई फिक्र नहीं रही। नहीं, ये बहुत बड़ा बोझ भी होता है कि कल को इनके पास बहाना कोई नहीं। अब Exactly. किसी नाकामी को ये किसी पे डाल नहीं सकते कि जी पहले होता था जी जजेस काम नहीं करने देते, फिर होता था जी नैब काम नहीं करने देती, फिर होता था जी फौज काम नहीं करने देती। भाई अब आपके सारे खाने टिक हुए हैं, लेकिन वो तो बातें साल 2 साल बाद आगे जाके अबसार आएंगी ना। अभी तो लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, अभी पीटीआई की पहली प्रायोरिटी है कि जी खान साहब बाहर आए। अब अगर बाहर आना है आपने तो आपको कोई ना कोई बातचीत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं हमने गवर्नमेंट से बात नहीं करनी क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। भैया अगर गवर्नमेंट आपसे बात करने की बात कर रही है तो क्या वो बगैर पूछे कर रही है? किसी से पूछ के आई है नेगोशिएशंस के लिए ना, तो आप उनका ब्लफ कॉल करें। अब ऑपोजिशन की जो बाकी पार्टीज हैं, मौलाना साहब हैं, दूसरे हैं, उनके साथ भी आपने नहीं बनाई, उनके साथ भी आपने एक ब्रॉडर अलायंस भी नहीं बनाया। अब ऑपोजिशन की 2 स्ट्रेंथ्स होती है ना, या ऑपोजिशन अलायंस बनाए, बड़ा अलायंस बनाए, उसका प्रेशर पड़े पिंडी पे, उसका प्रेशर पड़े बाकी चीजों पे। आप ब्रॉडर पॉलिटिकल अलायंस भी नहीं बना रहे ऑपोजिशन का, सड़क पे आप आ नहीं पा रहे, तो मुझे बताइए किस तरह जबू टूटेगा। अब केपी के अंदर आप कन्फाइन हुए में। ठीक, रऊफ क्लासा साहब वो कह रहे हैं कि जमूद तारी है और ऐसे नहीं टूटेगा। ये ब्लफ कॉल करना चाहिए पीटीआई को, हुकूमत का जो कह रही है कि मुज़ाकरात करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, हमने तो उनके साथ करने जिनके पास ताकत है। तो आपके ख्याल में सिर्फ ब्लफ तोड़ना ही काफ़ी है पीटीआई के लिए, या उनका तर्ज सियासत ही कुछ और है? ये बड़ा अहम सवाल है आपको, और मालिक साहब ने बड़ा तफसील से मेरा ख्याल है उन्होंने इसको समअप किया है और अच्छी बातें की हैं। अभी आपने उसमें कहा था कि जारहाना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत है या कर रहे हैं वो इस वक्त। तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को सिर्फ एक लफ्ज़ की इसकी ज़रूरत है, जारहाना की बजाय होशमंदाना सियासत की ज़रूरत है। इफ़ यू आस्क भी, हम भी, आप भी, सारे आप सीनियर बैठे हैं सारे हमसे जो इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, पार्लियामेंट हमने भी कवर किया, आप हमसे बहुत पहले कर रहे हैं, कि आप उनको 2022 के बाद 11 या अप्रैल के बाद देख लें, 3 साल से मतलब ज़्यादा होने वाले हैं, तो अभी तक आपको कोई एक स्टेप भी नहीं लग रहा ये पीटीआई का जो इन्होंने फैसले किए हों और वो इनके फेवर में गए हों, माँ सिवा एक चीज़ के कि खुद को जेल में करा बैठे हैं। आप भी हो गए हैं, पार्टी भी हो गई, वर्कर भी हो गए, कोई बेचारे मारे गए हैं, कोई ज़ख्मी हो गए, गोलियां खाई, बम शम तोपें शोपें सबसे देख लें, लाठी झगड़ा। वो जो बात अभी मालिक भाई कह रहे थे कि जनाब कि हम सर पे कफन बांध के आएंगे, घर वालों को वसीयतें करके आए थे, ये गंडापुर साहब के हमारे जनाजे पढ़ लेना, फलां फलू करके सारी चीज़ें आपने देख ली। स्टिल बुशरा साहब ने भी आके देख लिया, वो सब कुछ हमने देख लिया। इसके बावजूद कहीं पर आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि पीटीआई के रिवाइवल के चांसेज वापस आने का। एक ही फ़ायदा हुआ है जो वो आपको बताएंगे और उनका पार्टी का हर लीडर बताएगा कि इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, वो पॉलिटिक्स में जब पॉपुलैरिटी बढ़ती है उसको फिर कैश करवाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, पावर वालेंगे। जब भी उनके मुताबिक आज़ादाना इंतखाबात हुए या अगले इंतखाबात हुए या खान साहब बाहर निकले, जब भी, तो वो कैश करवा, वो जब भी का इंतजार नहीं कर रहे ना। अब पॉलिटिक्स में क्या होता है,
वो हमेशा होती है आपका वेट एंड बस ये पेशेंस होता है। पेशेंस है नहीं इनमें, मई वे आर हाईवे अभी कर लें, अभी होना चाहिए। अब उसका नुकसान ये हुआ कि वो फौरी तौर पर रिजल्ट चाहते हैं। मसलन एक दिन अगर आप उनको माजी में देख लें, एक दिन ऑफर करते थे खान साहब मैं फौज से बातचीत के लिए तैयार हूँ, उन्होंने महमूद अरशद साहब को नुमाइंदा बना दिया, आपको मुझे किसी और को बना दिया, और 24 घंटे के अंदर अगले दिन जब वो आए उनसे उन अपनी अदालती पेशी पे आए तो उन्हें पता चला अभी तक मुझे किसी ने रब्ता नहीं किया, साथ ही उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी, साथ ही उन्होंने अपने अगर ट्वीट्स पे बातों में सो थोड़ा सा खान साहब को जो करने वाली चीज़ थी, जो पैटर्न नहीं देख रहे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, वो है पेश। वो कहते हैं ऑल एक है ना इंग्लिश की बड़ी खूबसूरत एक उसमें कोट है आग, उसमें कहते हैं गुड थिंग्स हैपन टू दोज हु वेट। भाई जरदारी साहब भी तो 2013 के बाद 2024 में सदर बन गए, नवाज शरीफ साहब 1999 से निकल के 2013 में दोबारा बन गए। सो देर ये सिर्फ दो बता रहा हूँ मैं, और भी बता आप कहना चाह रहे हैं सियासत में कॉम्प्रोमाइज जरूरी होते हैं सर, इसके बगैर आप कैसे सर्वाइव करेंगे। अच्छा खान साहब कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि खान साहब की जो स्टाइल है ना वो कैरेट एंड स्टिक है। एक साइड पे थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, साथ में वो कुछ दिन थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ 24 घंटे से ज्यादा नहीं, 25 वो घंटा नहीं होने देते। उनका ये एक उन्होंने कामयाबी हासिल की थी 2018 से पहले, वो उससे बाहर नहीं जा रहे। वो कामयाबी क्या थी कि आपने एस्टेब्लिशमेंट पे, जर्नलों पे इनको आपने हिट करना है, इनको आपने उस पर ट्विटर पे करना है, सोशल मीडिया पे करना है, टीवी पे करना है, तकरीरों में करना है। इनको डराने के बाद आपने इनको अपनी टर्म पे आके आपने इनसे ये मुज़ाकरात करने हैं या इनसे रिकन्सिलेशन करनी है। अब ये फार्मूला चलता रहा है, जनरल बाजवा साहब तक बड़ा कामयाबी से चला है। उन्होंने आके, आपको याद होगा, हर जनरल के खिलाफ उन्होंने आके उनको हिट किया, वो चाहे जनरल बाजवा हूँ या इससे पहले आप जनरल रहील देख लें या पीछे चले जाएं तो जनरल वो भी थे, कियानी साहब भी थे। सो उनका स्टांस बड़ा सख्त रहा है। इसके बाद जब वो पावर से निकले हैं, उनको ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने इसी तरीके से ही पावर में वापसी की थी। 2013 से पहले नवाज शरीफ साहब भी जर्नलों में बड़ी सख्त वो तकरीरें करते थे और वही जर्नल उनको पावर में वापस लाए। खान साहब के जहन में भी यही आ गया कि जितना आप उनको हिट करते जाएंगे ये आपको पावर में लाएंगे, क्योंकि आपके पास पावर है, वोट है, या आपके पास ट्विटर सोशल मीडिया है, आप बुली कर सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं, स्केयर कर सकते हैं, और ये फार्मूला कामयाब भी हुआ। अब बदकिस्मती से ये हुआ है जो अब उनको प्रॉब्लम आ रहा है 2000 इसके बाजवा साहब के रिटायर होने के बाद 2022 में उनको अपने जैसे बंदे से वास्ता पड़ गया जिस मिजाज के वो खुद हैं, उसी तरह से उनको आगे टक्कर के। बाजवा साहब या बाकी जनरल उस तरीके से नहीं थे, वो बुलिंग में आ जाते थे, वो उनकी थ्रेट्स में कहें, लॉन्ग मार्च, व्हाटएवर। सो जितनी उनमें लचक खान साहब नहीं दिखा सके, तो आगे से भी वही वाला मतलब हिसाब है कि वो भी लचक नहीं दिखा सके। और खान साहब की जो मुझसे अगर कोई एक वो कहते हैं ट्रेजिक फ्लॉ होता है, आप भी लिटरेचर के बंदे मालिक साहब भी पढ़ते हैं, हर बड़े हीरो का ना एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, वो किसी को उसके जो फाल का उसका जिम्मेदार बनता है, उसकी कमजोरी, उसकी ताकत ही उसकी कमजोरी होती है। ताकत के अलावा और कुछ ना कुछ चीजें होती हैं हर बंदे, किसी में रूडनेस, एरोगेंस और बला बला चीजें होती हैं। जो खान साहब का जो मुझे नजर आ रहा है मौजूदा पॉलिटिक्स में, इनमें पेशेंस नहीं है, और पॉलिटिक्स बगैर पेशेंस के नहीं हो सकती। फास्ट बॉलर है, पेशेंस कहां पे है? तो फास्ट बॉल जो भी है, देखिए उनकी ताकत थी, फास्ट बॉलिंग में ताकत थी, यहाँ पे उनकी कमजोरी हो गई है। उनकी ट्रेजिक फला मुझे यही लगता है कि खान साहब 8-10 साल के मंसूबे के बाद, भाई 22 साल आप इंतजार कर सकते हैं, तो आप वहां पे 1.5 साल पोजीशन लीडर के तौर पर भी कर सकते हैं। आपने असेंबलियां तोड़ दी, रिजाइन दे दिए, मार दाड़ हुकूमतें तोड़ फाड़ के, उसके बाद जनाब कुछ साल में 6 महीने बाद खुद जेल जा बैठे। अब ये कहाँ की सियासत है, कहाँ की? खुद भी जेल में है, पार्टी भी जेल में है, वर्कर बेचारे भी मारे खा रहे हैं, उसके बाद वो कहते हैं मुझसे कोई बातचीत कोई नहीं करता। और गारंटर कौन ढूंढा है लास्टली? अब जो उनका गारंटर है पूरी दुनिया में खान साहब को, एक तो ये मसला है कि इनको अमेरिकन बेनजीर भुट्टो साहब को मिल गए थे, सऊदी नवाज शरीफ साहब को मिल गए थे। अच्छा, इमरान खान साहब की गारंटी कोई नहीं देता, उनकी गारंटी आखिर पे किसने दी है? वो महमूद खान चकज़ई साहब उनके गारंटर बन के, जिनकी अपनी कोई गारंटी, मतलब फौज के लिए वो रेड रैग हैं। अच्छा। वो नहीं होता सुर्ख, वो रेड रैग। अच्छा, तो खान साहब ने अपना जामिन भी ढूंढा। उन्होंने कहा नहीं पिछले दिन आए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, मैं इमरान खान से लिखवा के लाऊंगा, कोई इंतकाम नहीं लेगा। भाई साहब मैंने कहा आपकी गारंटी फौज कब तस्लीम करेगी? यू आर रेड रैग फॉर द बुल। ठीक, तो ये हालात हैं। आप मालिक साहब ये बताइएगा कि अभी सोशल मीडिया की बार बार बात हो रही है, और क्लासर साहब ने जो कहा है कि एक जारे अंदाज तो उनका है। हमने देखा कि नौरीन खान न्याजी जो इंडियन टीवी चैनल्स पे आई हैं, पाकिस्तान के और लीडर्स भी आते रहे इंडियन टीवी चैनल्स पे, रऊफ क्लासर साहब ने भी जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब भी बहुत सख्त था उनका मौक़िफ़ 2013 से पहले। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातें जो नौरीन न्याजी ने की हैं, मतलब धमकी दी है उन्होंने सबको कि सबकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी और उनके बच्चों की भी, अगर यहाँ पूरी दुनिया में कोई फ़र्क आपको महसूस होता है दोनों अतराफ़ के मौक़िफ़ में, या आपको लगता है कि हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ? देखें, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, सियासतदान नहीं है ना वहाँ। आप मुझे बताएं इस वक्त खान साहब की टॉप लीडरशिप में पॉलिटिशियंस कितने हैं? कौन है पॉलिटिशियंस की डिसीजन मेकिंग पोजीशन में? सेक्रेटरी जनरल है,
ही इज ए ब्रिलियंट लॉयर, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं है। गौर साहब को हम जानते नहीं थे, पहली बारी मैंने नाम सुना था जब ये चेयरमैन अचानक बन गए थे। अब वकला को जब आप देंगे, अब नौरीन साहिबा या कोई और जाए, वो कल तक हाउसवाइफ थी, उनको सियासत का क्या पता। उनको तो ये मैं हैरान हूं कि इस टाइम पे उनको किसने एडवाइस किया है कि आपने अभी जंग लड़ी है, अभी आपका कांस्टेंट आप इंडिया के साथ एट वॉर हैं, आप इस वक्त इंडिया मीडिया में कौन जाता है, कौन सजेस्ट करता है, यही शो करता है ना। देखिए प्रॉब्लम एक और भी अब साहब, दोनों ने एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट किया। खान साहब ने करंट मिलिट्री लीडरशिप को अंडर एस्टिमेट किया, इन्होंने इमरान खान को अंडर एस्टिमेट किया। इनका ख्याल था कि इमरान खान जेल जाएगा, 2 महीने काट नहीं सकेगा, और जनाब उसको फलाना फोबिया है, वो बंदा आराम से काट गया। तो इनका अंदाजा गलत हुआ। इन्होंने जैसे रऊफ ने बड़ी डिटेल में बातें बताई, इन्होंने वही स्ट्रैटेजी जो पहले काम करती रही, पहले जर्नैलों पे who had a lot of skeletons in their closet, उन पे वो सारे बैक ऑफ कर जाते थे। अब 2 अल्फा मेल्स बैठे में, एक पावर देख चुका है और एक्सट्रीमली पॉपुलर है, एक के पास जेन्युइन पावर है और उस पे इंटरनेशनली जो इस वक्त आप लेवल पे वो खेल रहे हैं, उसका इस उनसे पहले कोई आर्मी चीफ उसे नेशनल लेवल पे वो पजीराई नहीं मिली भी। तो दोनों अपनी अपनी ज़हनत के ऊपर हैं। अब वो भी बैक ऑफ नहीं करेंगे, ये भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। दूसरा, मेरी एक बारी खान साहब से बात भी हुई, इनकी गिरफ्तारी से कुछ अर्सा पहले हम बात कर रहे थे, तो नेल्सन मंडेला की बात हो रही। मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा देखें नेल्सन मंडेला 25-26 साल अंदर रहा, वो सिर्फ अपार्टाइड की बात करता था, वो नस्ल इम्तियाज को बुरा कहता था। उसने कभी बोथा को या डी क्लार्क के बारे में कोई बात नहीं की। उसको पता था कल को उसने उनके सामने टेबल पे बैठ के निगोशिएशंस करनी है। अगर आपने फौज से भी बात करनी है, अगर आपने कहते हैं कि मैंने बात ही फील्ड मार्शल से करनी है, अगर आप रोजाना गाली देंगे, रोजाना धमकियां देंगे, अगर वो बंदा चाहेगा भी तो आपसे कौन बात करेगा। आपको इस पोजीशन में छोड़ नहीं देंगे कोई आपसे बात करना भी चाहे। दरवाजे खुद बंद हो रहे हैं। और देखिए कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज मैं नहीं बिलीव करता, आपने भी पहले बात की, रूफ भी कह रहा था, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हर चीज सियासत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, मनूवरेबिलिटी होती है। आप पानी की तरह होते हैं, जब 2 रास्ते बंद होते हैं तो पानी अपना रास्ता बनाता है। सियासत में भी आपको मिड से लॉन्ग टर्म देखना है। ये नहीं होता कि अगर आज एक बात कर दी, कल इस पे बात होगी। और जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है, यकीन माने उनको इस वक्त उनके सपोर्ट बेस में, उनकी पार्टी में, उनके फॉलोअर्स में उनको 7 गुना माफ है। आज इमरान खान कुछ भी बात करके बाहर आ जाएं, ये लोगों की खाम ख्याली है कि जी पॉपुलैरिटी नीचे हो जाएगी, वो जी उन्होंने डील कर ली है। मसला ये है कि उनकी डील इसलिए नहीं हो पा रही कि दूसरी साइड के लोग ये कहते हैं कि अगर कोई डील हो भी जाए खान साहब से, तो खान साहब जब बाहर आएंगे उनको 1 लाख बंदा नजर आएगा, उन्होंने डील खत्म कर देनी है। सो वो गारंटी कौन करेगा? ये मसला है। मसला सबसे बड़ा यही है कि हु विल गारंटी एनी डील और एनी अरेंजमेंट। ठीक है, एक मुख्तसर जवाब दे दें। आपने कहा, आपका एक बयान बड़ा मशहूर हुआ है कि 4.5 मई करवाना चाहती है हुकूमत, और दूसरा हम देख रहे हैं कि मौत की खबर खान साहब की फैलाई जा रही है। क्या आप समझते हैं ये डेस्परेशन है पीटीआई की कि वो मौत की खबर के जरिए सियासत करना चाह रही है क्योंकि बाकी कार्ड ख़त्म हो गए हैं उनके पास, या फिर हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम रिश्तेदारों को तो इजाज़त दे कि वो मुलाकात करें, ताकि ये जो एक एंग्जाइटी लेवल ऊपर चला जाता है पूरी दुनिया में, फिर ये बात फैल जाती है, उसका मदावा हो सके? व्हाट डू यू सजेस्ट? अब सर मुझे एक बात बताएं। एक बात आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, रूप समझता है कि गवर्नमेंट अगर ये मुलाकातें होने दे तो कोई क़यामत नहीं आएगी। आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट को नहीं पता? जो लोग 3-3 बारी वज़ीर आज़म बने या पार्टीज लेके, उनको नहीं पता? क्या जरदारी साहब को ये बात नहीं पता है? फौज डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी 75 साल हमारी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रही है, उनको नहीं पता? देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू मैडनेस। मुझे तो ये यकीन होता जा रहा है कि ये एक चाहते हैं कि ये हालात बढ़े, ये कोई फोर्सफुल एक्शन करें ताकि रही सही जो इनकी बची है ताकत व्हाटएवर, उसको निजाम उसको भी क्रश करने पे दर पाए। मैं इसको एरोगेंस ऑफ पावर समझता हूँ, गलत फैसला है, बट मुझे तो ये पैटर्न नजर आ रहा है कि पीटीआई को मजबूर करो कि ये आए सड़कों पे, कोई इस्लामाबाद प्रोवोक किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो रही सही है वो भी पूरी कर दे। रऊफ साहब, आप समझते हैं कि ये पॉलिसी हुकूमत की मेथड इन द मैडनेस है या वाकई पॉलिसी दुरुस्त होनी चाहिए? नहीं, मैं उससे मालिक से एग्री करता हूँ, बल्कि मैंने एक और इस पे
एक रीडिंग है मालिक साहब से, थोड़ी सी मिलती जुलती है बट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उससे पहले कि मैं आऊँ, मुझे याद पड़ता है कि जो उन्होंने बात की ना, हुकूमतें इस तरह की एरोगेंस पावर का मुजाहरा करती है। आसिफ अली जरदारी साहब मेरा ख्याल लियारी या कुलांडी जेल में थे, 90s की बात है, तो बेनज़ीर भुट्टो साहब पोजीशन में थी, तो वो भी ये कहते थे कि जरदारी साहब पे टार्चर हो रहा है, फलान हो रहा है, ये हो रहा है। तो कोई सहाफ़ियों का मेरा ख्याल है उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने इनको ये अलाउ किया था, शायद मालिक भाई भी होंगे, इन्हें याद होगा वहाँ पे ये साथ गए थे या नहीं थे। ये मेरा ख्याल है कराची जेल में इनको ले जाया गया था और मुलाकात, जिसमें मेरे शहीन सबाई साहब थे, शायद नुसरत साहब थे, शायद आमिर मतीन साहब थे, हामिद मीर साहब थे, मुझे याद पड़ रहा है। कोई इस तरह उस वक्त में जर्नलिज्म एक्टिव इतना नहीं था, बट आई यूज़ टू फॉलो ऑल दीज स्टफ। सो ये माजी में भी इस तरह की चीज़ें होती थी कि जो बड़े उसमें पॉलिटिकल लीडर्स जाते थे, मुलाकातें अगर नहीं हो रही या कोई टार्चर की बातें या किसी नुकसान की बातें, तो सहाफ़ियों के भी हुकूमतों ने बना के भेजे हुए हैं, जो मैं उनके आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो मैं एक समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब पे उन्होंने PhD की हुई है। इमरान खान साहब उस तरह के सियासतदान है जो अब वो नहीं रहे, अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहे, उनका मिजाज, उनके मूड्स, उनके रिएक्शन, एनीबॉडी कैन प्रिडिक्ट कि खान साहब का फलां अगर उनके साथ अब ये रवैया रखें तो खान साहब क्या इस पे अपना रिएक्शन क्या देंगे। मसलन माजी में भी 2-4 दफ़ा वो कर चुके हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने उनकी बहनों को गिरफ्तार किया, टार्चर किया, उनके जो फॉलोअर्स को, दीगर को, और दरमियान में SCO की मीटिंग्स हो रही थी पिछले साल की बात, उन्होंने इन खान साहब से 18-20 दिन मुलाकात नहीं होने दी थी, आपको याद पड़ जाएगा। ये कोई बयानात देते हैं अनारकी वगैरह, वो करते क्या हैं, वो खान साहब को अनकंफर्टेबल पोजीशन में लेके जाते हैं, एंड देन दे वांट सर्टेन रिएक्शन फ्रॉम खान साहब, जो कि उनकी अपनी पार्टी को नुकसान देते हैं। ध्यान में रखिएगा, ठीक, मैं आपको 2-4 गिनवा भी सकता हूँ। खान साहब से जब वो मिलते हैं, कुछ दिनों बाद वो जाते हैं, वो रिएक्शन देते हैं और अपनी ही पार्टी पे कोई ना कोई खुद का हमला कर देते हैं। वो इस्तीफे दिलवा देंगे, वो आपकी वो कमेटी छुड़वा देंगे, आपको 2-4 बंदे सैक कर देंगे, उमर अयूब को निकाल दो, तो उसके बाद गंडापुर को निकाल दो, फलाने को आगे पीछे कर दो। ये खान साहब को वो जानते हैं कि इनका रिएक्शन हमने कैसे लेना है, गुस्सा दिलवा के। अभी भी वही कर रहे हैं कि खान साहब से मैं आपको शर्त कह रहा हूँ, ये मेरा क्लिप रख लीजिएगा, अभी मिलेगा ना जो ही, उसके बाद खान साहब ने बहुत बम्बार्डमेंट करनी है, बहुत ज़्यादा सख्त गुफ्तगू करनी है, और मुमकिन है जैसे उन्होंने वहां से इस्तीफे दिलवा दिए हैं इनसे, उनसे कमेटीज मीटिंग है, यूजफुल एक्सरसाइज, मुमकिन है वो अपने सबको कहें जनाब कि आप पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दो, सारे के सारे छोड़ दो। तो खान साहब को अभी भी मैं समझता हूँ मेथड टू मैडनेस की जो बात कह रहे हैं ना, अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के जहन में कोई ना कोई कैलकुलेटेड प्लान है कि हमने कब इनकी मुलाकात करवाने, कहते हैं कि मंगल वाले दिन शायद हो जाएगी, कल परसों, लेकिन उनके जहन में सर्टेन रिएक्शंस हैं कि खान साहब उनकी तवक्कुआत पूरी दबाएंगे तो ये होगा। यस, वो मेरा ख्याल इसलिए अनकंफर्टेबल पोजीशन में ले जाते हैं। क्लासरा साहब, हम आपका एक क्लिप संभाल के रखें। आपने कहा मालिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारा टाइम इस सेगमेंट का ख़त्म हो गया। आपको भी उम्मीद है ये पसंद आएगी। एक ब्रेक के बाद हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हमारा आज के हॉट इशू का मईशत, महंगाई और गवर्नेंस, इस पर बात करेंगे। और IMF की एक रिपोर्ट आई है, आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का बताया है कि कितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के सिस्टम फेलियर की वजह से, और हुकूमती मिल्कियती इदारों का नुकसान 1000 अरब रुपए से बढ़ चुका है। सब्सिडी दी जा रही है, सुपर टैक्स के खात्मे पे बात नहीं हो रही, टैक्स की मजमूई शरह में कमी की जानी चाहिए अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राग़िब करना है। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर जनरल सरफराज अहमद साहब ने कहा है कि सुपर टैक्स के खात्मे और टैक्स की मजमूई शरह में कमी के बगैर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तरक्की मुमकिन नहीं है। उन्होंने तारीफ़ की है इस बात की कि वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाकर मईशत को इस्तेहकाम फराहम किया, लेकिन ग्रोथ लेड जो प्लान है वो आना चाहिए, और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ही वाहिद हल है इकानमी को बेहतर बनाने का। हमें ज्वाइन किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं। उनसे पूछेंगे कि जो IMF की रिपोर्ट आई है और इसके अलावा जो इस वक्त कारोबारी और सनदी बरादरी है वो क्या चाह रही है, और किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जाना चाहिए ताकि महंगाई और गवर्नेंस बेहतर हो। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की अगर हम बात करें और सैलरीड क्लास की बात करें, टैक्स उन पे बहुत है, अब आप कहा जा रहा है सुपर टैक्स भी ख़त्म कर दिया जाए, फलां भी ख़त्म कर दिया जाए, IMF कह रही है सब्सिडीज़ ना दें, तो होगा क्या है सोल्यूशन? देखें, जो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी जो हम बिल्कुल सोचते भी नहीं है जिसके बारे में, वो ये अखराजात कम करने, सूबे की हुकूमत के भी अखराजात करने और वफाक के भी अखराजात कम करने। IMF एक तरफ से आपको कहती है 80% तो तनख्वाह में चला जाता है तकरीबन। मैं उस पर आता हूँ। IMF एक तरफ कहती है कि भाई एक तरफ आपको
बजट में कुछ सरप्लस होना चाहिए, प्राइमरी सरप्लस जिसको कहते हैं एक तरीके का, यानी कि खसारे की एक लिमिट करती है। अब जब खसारा आपकी लिमिट है और आप अखराजात तेजी से बढ़ाएंगे तो टैक्सेस भी तेजी से बढ़ेंगे। तो अखराजात को अगर आप थोड़ा सा काबू पा लें तो आपके टैक्सेस भी काबू पा लेंगे। अब जब आप टैक्स बढ़ाते हैं इतना कि आपकी प्रॉक्टर एंड गैम्बल छोड़ के चले जाती है, माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के चले जाती है, करीम छोड़ के चले जाती है, जो ऊबर है, एक्सो नोबल छोड़ के चले जाती है, आपको दीगर दवाइयों की कंपनियां छोड़ के चले जाती हैं, यहाँ तक कि रफान मेज जो कि कौन सीडीसी की कंपनी अमेरिका, वो छोड़ के चले जाती है 50 साल बाद, तो फिर आपका टैक्स बेस और श्रिंक हो जाएगा और आपको मजीद टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। वही मसला जो हमारे साथ बिजली में भी हो रहा है। अब जो है जनरल सरफराज ने भी ये बात करी, दीगर लोगों ने ये बात करी कि भाई ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, इससे हमारी ग्रोथ नहीं आ सकती है, और अब आपको ग्रोथ लाना ज़रूरी है। और ग्रोथ लाने के लिए आपको टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, जिसका मतलब है कि आपको अखराजात कम करने पड़ेंगे, खसारा ना बढ़ाओ और मजीद कर्ज ना लो। अब हुकूमत अखराजात कम करने के लिए बात ही नहीं करती। भाई अगर आपने ये कहा कि, और ये बात दुरुस्त नहीं है कि 80% सैलरी में जाता है, लेकिन अगर 80% सैलरी में जाता है तो फिर इतनी बड़ी फौज क्यों रखी हुई है हुकूमत के अंदर ब्यूरोक्रेसी की? आप मतलब कि हर डिपार्टमेंट में 6-6 और मतलब नायब कासिद हों और 10-10 ड्राइवर हों और 20-20 माली हों, ये रखने की क्या जरूरत है? फिर आप हुकूमत की साइज छोटी करें। नहीं देखिए, ये आप हमारा हमारा नज़ला ड्राइवर्स, गार्ड्स, नायब कासद ही पे क्यों गिरता है? आप सेक्टरीज का नहीं देखते क्या हालात है? कितने सेक्टरीज और 22 ग्रेड के कितने ऑफिसर हैं पाकिस्तान में, और जो मेंबर्स हैं जिन बड़े बड़े इदारों के, उनके कितने परसेंट प्रिविलेजेस हैं? फिर आप कह रहे हैं टैक्स कम कर दें। टैक्स तो आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर पर कम करें, सैलरीड क्लास की कोई बात ही नहीं करता। जी सर, मैं माजरत के साथ जब टैक्स की हमने बात की तो मैंने ट्वीट किया है, आप देखें कि 43 अरब रुपया हुकूमत ने अपने लेजिस्लेटर्स को, जो हुक्मरानी लेजिस्लेटर, उनको 25-25 करोड़ रुपए दे दिए। ठीक है, अब जितना करप्शन उसमें होगा वो मैं और आप समझते हैं, तो छोड़ दें, बात नहीं करते। ठीक है, लेकिन 20% तो कम से कम होता है, कहीं कहीं 80% भी हो जाता है सूबे के हिसाब से, लेकिन 20-30% हो जाता है एवरेज पे। अब अगर आप ये नहीं करते तो मैंने आज ट्वीट किया सुबह कि आप अगर सिर्फ 3 लाख से कम नौकरी वाले तनख्वाह वाले लोगों को तो आप 25 से 50% तक रिलीफ दे सकते थे, और अगर सारे नौकरी पेशा लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, ज्यादा तनख्वाह वालों को भी, तो आप 8 से 10% रिलीफ इनके टैक्स में दे सकते थे। लेकिन आपकी जो तरजीह थी वो ये थी कि अपने एमपीएस को, एमएनएस को, जो कि जिस तरह इलेक्ट होकर हम जानते हैं, उनको आपने पैसे दे दिए 25-25 करोड़ रुपए। तो हुकूमत की तरजीह ठीक होनी चाहिए ना। आज 4 साल से ये बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर, और अभी भी आप पीछे वालों के ऊपर इल्जाम लगाएं, वो लगाएं, कोई बात नहीं, सियासत करें, आप पीछे वालों के ऊपर इल्जाम लगाएं, लेकिन कभी ना कभी तो आपकी भी जवाबदारी बनती है ना भाई, कभी ना कभी तो आपकी भी बनती है। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि मतलब सेक्रेटरी है और महकमे हैं, और हर महकमे में नुकसान हो रहा है। आप देखिए, अभी पंजाब हुकूमत ने कोई 100-150 गाड़ियां ली हैं, जिसमें से हर डीसी को तो वो दी हुई है इन्होंने लैंड क्रूजर। ये आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाई, उसमें भी नई लैंड क्रूजर है जज साहिबान को दी गई है। सो मतलब यहाँ पे एक तरफ से पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो लोग मर रहे हैं। अब जब लोग इधर भूखे मर रहे हैं, लोग जब गुर्बत के नीचे जा गए, तो कहीं ना कहीं इस मॉडल को छेड़ना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेट बैंक के गवर्नर ने 3 दिन पहले इस्लामाबाद में तकरीर में कहा कि ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। ये जनरल सरफराज ने ये बात की कि यार आपको टैक्स रेट्स कम करने पड़ेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप कितने अरसे तक ये बात लेके बैठेंगे कि हम स्टेबलाइजेशन लेके आए? पहली स्टेबलाइजेशन तो मुफ्ता इस्माइल लेकर आया था, जब मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया था। अच्छा, फिर आपने खुद डिफॉल्ट डाला, खुद बचाया। तो फिर आप मतलब इस पे किस चीज का अब आप जी स्टेट बैंक ने कहा है कि टैक्स कम करें, लेकिन स्टेट बैंक को सारे इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि आप शरह सूद कम करें, वो तो कम नहीं कर रहे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? सर, चार चीजें इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं। एक, टैक्स कम करना, जिसके अंदर कॉर्पोरेशन का टैक्स, इंडिविजुअल्स का टैक्स और सैलरी क्लास का टैक्स। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से आसानी से हो सकता है। मेरे ख्याल से उसमें टैक्स रेट कम करने में अगर आईएमएफ मान जाता है तो कोई इतना मसला नहीं है। थोड़े से अगर अखराजात आप कम करने के लिए तैयार हो, आपका पीएचडीपी 1000 अरब रुपए का है, अगर आप लोग यहाँ पे भूखे रह रहे हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो इस वक्त क्या सी कयामत आ रही है कि अगर आप 2-3 साल कहें कि हम पीएचडीपी जो है वो 1000 अरब से कम करके 300 अरब ले आएंगे, सिर्फ डैम्स बनाएंगे, मेजर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और ये नालियां रोड पर बनाना और एमपीएस को और एमएनएस को इलेक्शन जितवाने की कोशिश हम बंद कर देंगे। तो ये 3 साल अगर करते हैं तो 700-700 अरब रुपया ये बच जाता है। तो टैक्स रेट्स आप कम कर सकते हैं। स्टेट बैंक बिजनेसमैन दूसरा बोलते हैं कि यार बिजली और गैस की नर्ख में कम करो। अब आप जो गैस लेकर आते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो $8 से कम है। एलएनजी आज का रेट जो है वो $8 से कम है, लेकिन जब आप बेचते हैं
तो आप जो है वो 15-16 डॉलर की बेचते हैं, तो दरमियान में आपको इनएफिशिएंसीज नजर नहीं आ रही हैं, तो फिर क्या कोई क्या कर सकता है? आप पाकिस्तान में जो है वो हर हम पल्ला मुल्क से महंगी बिजली बेचें, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, साउथ अफ्रीका हो, वियतनाम हो, हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश हो, अगर हम हर पल्ला मुल्क से महंगी बिजली बेचेंगे तो ना लोकल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करेगा और ना फॉरेन इन्वेस्टर करेगा। तो ये दो चीजें करनी पड़ेंगी। इस पर अगर आपको निचकारी करनी पड़े तो निचकारी करें, अगर आप इसको होलसेल मार्केट बिजली की बनानी पड़े तो वो करें, लेकिन कुछ तो करें ना। आप तो खाली हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, बातें कर लेते हैं, सारे मसाइल इनको पता है, सब कुछ कोई नहीं दे। एक आखिरी चीज देखिए, एक चीज इंटरेस्ट रेट का जो है ना वो थोड़ा सा मसला है। इंटरेस्ट रेट अगर आप कम करेंगे तो रुपया जो है वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, रुपया डिवैल्यू होगा, रुपया डिवैल्यू होगा तो आपके यहाँ महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है ना, इट्स अ मोर डिफिकल्ट डिसीजन टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज आपका महंगाई बढ़ती है तो आपको उसका ख्याल रखना है। लेकिन टैक्स रेट्स कम करना, बिजली और गैस की निर्खों में कम करने में कोई चॉइस ही नहीं है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपने पीएसडीपी की बात की, 1000 अरब रुपए से कम करके ले आए। देखिए, इशू ये है कि पीएसडीपी अगर कम करेंगे तो उसका करप्शन की बात तो कोई भी नहीं, करप्शन को तो कोई नहीं डिफेंड कर सकता और उसमें होती है नो डाउट, लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि जो इकोनॉमी में थोड़ा सा ग्रोथ आती है लोकल इकोनॉमी में वो नहीं आएगी। और दूसरी बात ये है कि ये अगर 700 अरब ही बचाना है तो क्या मैं जो लोगों की बात है वो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, आपकी राय लेना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो सरकारी इदारे हैं जो प्राइवेटाइज नहीं किए जा रहे, उसमें जितना पैसा जा रहा है हर साल, वो तो इससे बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। और दूसरा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो हर साल हम बढ़ाते जा रहे हैं पैसा, और पूरी दुनिया में अब इसके खिलाफ बात भी हो रही है कि हम भिखारी पैदा कर रहे हैं, हम लोगों को काहिल और सुस्त बना रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, बजाय इसके हम उन्हें कोई इंसेंटिव दें कि वो काम करें और इस खैरात से उतरें, हम मज़ीद लोगों को उस पर चढ़ाए जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ों को रिवाइज नहीं करना चाहिए? सर, पहली वाली बात आपकी जो है कि निचकारी करें तो निचकारी बिल्कुल आप करें, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। लेकिन पीएचडीपी जो है ये सिर्फ 700 अरब रुपए वफाक करता है और 10,000 अरब रुपए वफाक करता है और 2,000 अरब से ज्यादा सूबे करते हैं। बलूचिस्तान में पिछले साल 240 अरब रुपए की एडीबी का खर्चा हुआ है। आप मालूम करवा लीजिए कि 5 अरब 10 अरब रुपए लोगों तक नहीं पहुंचे। 3,000 स्कूलें जो बनाई हैं, 2700 स्कूलें गोश्त पड़ी हुई हैं। तो मतलब आप ये भी तो देखें ना कि इस वक्त जब आपके पास पैसे नहीं है, वो आप पैसे का जिया कर रहे हैं। अब जहां तक आपकी सूबे अगर खर्च नहीं करेंगे तो पैसे किधर जाएंगे? वो वापस वफाक को तो नहीं देंगे ना, बलूचिस्तान वापस देगा, वफाक को नहीं खर्च करेगा तो उनके सरप्लस बढ़ जाएंगे। मैं गुजारिश ये है, देखिए मेरी बात में, आपका उससे बैंकिंग सेक्टर अच्छा हो जाएगा और आप एनएफसी कम करें, लेकिन वो अलग पैसे। लेकिन गुजारिश ये है कि अगर पीएचडीपी वफाक कम करती है तो वो पैसा लोगों की जब जेब में जाएगा, क्योंकि आपने उतना टैक्स कम किया होगा तो लोग अखराजात करेंगे ना, लोगों की प्राइवेट सेक्टर की मईशत बढ़ेगी। कोई बच्चा जो है, कोई आदमी जो है, वो अपने बेटे को स्कूल का बैग लेके देगा, कोई शर्ट लेके देगा, कोई यूनिफॉर्म लेके देगा, कोई अपनी माँ की दवा देगा, तो कंपनियां चल। दूसरी बात जो आपने बिस्क की कही, सर मैं आपसे एकदम ऑब्जेक्शन करता हूं। देखिए, 25-25 करोड़ रुपए जो आप एमपीएस को दे रहे हैं या एमएनएस को दे रहे हैं, हम उनको तो भिखारी नहीं कहते, ठीक है। ये जो हुकूमत के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, ये अरबों रुपए लेके चले जाते हैं, हम इनको तो भिखारी नहीं कहते। ये फर्टिलाइजर कंपनियों को जो आप सस्ती गैस देते हैं हुकूमत के पैसों से, जब 1,000-1,500 रुपए की गैस जब मार्केट होती थी तो आप उनको 150 रुपए की देते थे। इन सबके पास अपने जहाज हैं प्राइवेट, हम इनको भिखारी नहीं कहते। लेकिन 500 अरब रुपए हम बिस्क को दे देते हैं तो हमारे पेट में दर्द आ जाता है। दिस इज नॉट इवन 1% ऑफ जीडीपी। ये बात दुरुस्त है कि ये अखराजात सूबे के हैं, सूबे को ट्रांसफर होने चाहिए। लेकिन जो लोग गुर्बत में इस वक्त मर रहे हैं, उनको कम से कम रोटी के पैसे तो थोड़े से दे दो। ये जो औरतों को आप देते हैं 5,000 रुपए महीने का, और अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप उसको काम पे लगाओगे तो बिल्कुल करें। मिफ्ता साहब, वक्त कम है लेकिन इस पे बात बहुत हो सकती थी। बिस पे जो आपने किया, आपकी राय सर आंखों पर। लेकिन बहरहाल अमीर को भी सब्सिडी दें या गरीब को भी, बात तो वही है कि अगर उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा तो फिर क्या फ़ायदा, सिर्फ नुकसान ही है। इस करेंगे फिर किसी वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का। दुनिया भर में A320 तैयारे ज़मीन पर, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है इस पर बात करेंगे। और 6,000 तैयारे हैं एयरबस A320 जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत ही अहम तैयारा है ये। और एक मसला ये हुआ कि 30 अक्टूबर को एक फ़्लाइट जो मैक्सिको से न्यू जर्सी अमेरिका आ रही थी, A320, उसको अचानक उसकी हाइट गिर गई, नीचे आ गई बहुत ज़्यादा, अचानक खुद ब खुद ऑटो पायलट पे थी। और उसकी वजह ये बयान की जाती, जिसकी वजह से बहुत सारे मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद वो
परवाज़ ठीक हो गई और चलती रही और अपनी मंजिल पर भी पहुंच गई, लेकिन उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक अलार्म बेल बज गया और उसके बाद एयरबस ने ये माना है कि जो L104 सॉफ्टवेयर है लेटेस्ट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम की वजह से जापान ने बहुत सारे तैयारों को ग्राउंड किया है। 95 फ़्लाइट्स उन्होंने कैंसिल की हैं और 13,500 मुसाफिर मुतासर हुए हैं और इस सॉफ्टवेयर को ठीक करने में 3 घंटे लगते हैं और बहुत सारी एयरलाइंस इन सॉफ्टवेयर को ठीक कर रही हैं। और हमने जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिनके पास ऐसे 17 जहाज़ हैं और एयर ब्लू के पास 5 हैं और फ्लाई जना के पास 6 जहाज़ हैं, सिरियन एयर के पास भी ये जहाज़ हैं, हमने उनसे पूछा तो PIA ने ये बताया कि वो L104 जो सॉफ्टवेयर है वो नया है, वो लेटेस्ट है, हमने वो अभी इस्तेमाल ही नहीं किया, हम पुराने पे ही चल रहे हैं जो कि और पुराने सॉफ्टवेयर के बारे में एयरबस ने ये कहा है कि पुराना भी आप चलाएं। तो PIA एयरबस से पहले पुराना चला रही थी, उन्होंने अपडेट ही नहीं किया था, तो इसलिए उन्होंने कहा हमारे तैयारे बिल्कुल ठीक है। और एयर ब्लू ने अभी तक इसके बारे में कोई, हमने उनसे रब्ता किया, हमने फ्लाई जना से भी रब्ता किया, लेकिन वहाँ से उनका कोई जवाब नहीं मिल सका। उम्मीद है पाकिस्तान सिविल एविएशन की जो मिनिस्ट्री है वो इस पहलू को देख रही होगी और इस पर अमल दरामद को इंश्योर करेगी, क्योंकि इसमें हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। आज का एडिटोरियल इसके साथ ही इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।